हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे कल? और क्या लिखवाया था? इससे पहले क्या लिखवा रहा था मैं? चित्रकला की विशेषताएं। विशेषताओं को तो क्या पूछूं? चलो ये बता दो, देखे कि मेवाड़ की चित्रकला पे किस किसने रिसर्च किया था? मोती चंद्र श्रीधर अंधारे और आर के वशिष्ठ। किशनगढ़ वाली पे फयाज अली, और हाड़ौती वाली पे प्रमोद चंद्र डब्ल्यू जी आर्चर और ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र सिंह ने। डगलस गैरिट और बेसिल किसको उद्गम स्थल बताते हैं? कौन सी शैली का? 485 का शैली का। राजस्थानी भाषा का विकास कौन सी भाषा से माना जाता है? गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अब डिंगल। डिंगल कौन सी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है? और पिंगल। डिंगल में ज्यादातर साहित्य कौन सा है? चारण साहित्य। पिंगल में चारण साहित्य का एग्जाम्पल बताओ कोई। वैली कृष्ण रुक्मणी। उधर का एग्जाम्पल बताओ। पृथ्वीराज रास। इधर कौन सा रस ज्यादा होता है? डिंगल। उधर कौन सा होता है? इधर कौन सा प्रभाव होता है? गुजराती। उधर कौन सा प्रभाव होता है? इसके बाद और क्या लिखवाया था? भाषा का विकास 11वीं से 13वीं शताब्दी तक गुर्जरी अम्बरस। 13वीं से 16वीं तक, और 16वीं से 18वीं तक, और 18वीं के बाद में प्राचीन राजस्थानी का साहित्य किसमें है? और मध्यकालीन का। इतनी बातें पढ़ी, आगे पढ़ा। इसी में लिखते हैं अपने भाषा का विकास वाले में। सात सौ तिरासी ईस्वी में एक राइटर वे, उन राइटर का नाम था उद्योतन सूरी। क्या नाम था राइटर का? इन दिनों राज हुआ करता वत्सराज प्रतिहार का। राजा कौन था? प्रतिहार वंश का एक राजा था, वत्सराज। इन उद्योतन सूरी ने जालोर में रह के, कहां पे रह के, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है कौलाई माला। क्या नाम बुक का? किसकी बुक है कौलाई माला? किसकी है? कहां पे लिखी? कब लिखी? किसके शासनकाल में? इस बुक में 18 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? उसमें एक भाषा का नाम लिखा हुआ है मरु भाषा। क्या लिखा हुआ है? पहले अपने पूरे राजस्थान को मरु कांतार बोलते थे। क्या बोलते? मरु कांतार। रामायण महाभारत में सब जगह मरु कांतार नाम है। तो मरु कांतार की भाषा कौन सी होगी? तो अपने राजस्थानी भाषा का सबसे पुराना कोई एविडेंस अपने को मिलता है, तो वो एविडेंस कौन से सन का है? किसका है? कहां पे बैठ के? कौन सी किताब लिखी? कितनी भाषाओं का जिक्र? अपनी भाषा क्या है ना? उद्योतन सूरी आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। आरपीसी ने को 100 बार इससे संबंधित सवाल पूछा होगा। उद्योतन सूरी की पुस्तक का नाम बताओ। उद्योतन सूरी ने पुस्तक कहां लिखी थी? उद्योतन सूरी की पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी? उद्योतन सूरी की पुस्तक में कितनी भाषाओं का वर्णन है? इसमें अपने वाली भाषा को क्या कहा गया? सारे सवाल आते हैं, तो लिखो अपने। 783 ईस्वी में, इन 783 एडी, 783 ईस्वी में, इन 783 एडी, वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ वत्सराज प्रतिहार, वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी रोट ए बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी। उद्योतन सूरी रोटे। आपके बाल ज्यादा जड़ गया, साइड से कटिंग करवा ली इसलिए मुझे दिख रहे हैं। इसलिए दिख रहे हैं। लिखो उद्योतन सूरी। मुझे लगा यार अचानक आज इनकी कम कैसे हो गए ऐसे। उद्योतन सूरी ने जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी। जयपुर को पानी जनाना ऐसा झाड़ी। जालोर में कौलय माला नामक पुस्तक लिखी। रोटे बुक नेम्ड कौलय माला एट जालोर। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है। 18 लैंग्वेज आर मेंशन्ड इन दिस बुक। इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है।
18 languages are mentioned in this book. इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन है. 18 languages are mentioned in this book, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है, इंक्लूडिंग मरु भाषा, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है, इंक्लूडिंग मरु भाषा. कौन सी भाषा शामिल है? मरु भाषा भी शामिल है. आगे चलो, देखो आगे सुनो थोड़ी बातें. एक बंदे का नाम सुना होगा आपने, अबुल फजल. सुना है? और अबुल फजल अकबर के दरबार में था, और उसने अकबर में एक बुक लिखी, आईने अकबरी. कौन सी बुक लिखी? आईने अकबरी. किसने? इस बुक के अंदर वो अपनी भाषा का नाम लिखता है मारवाड़ी. क्या नाम लिखता है? ये भी है. पहले अपने राजस्थान वाले बड़े भूभाग को आज भी राजस्थान से बाहर मारवाड़ी कहते हैं, है ना. आज भी मतलब कोई कलकत्ता के अंदर यदि बंदा रहता है, भले वो बीकानेर का है, वो खुद को मारवाड़ी बताएगा. वो झुंझुनू का तो भी खुद को क्या बताएगा? तो इसका पहचान अपने मारवाड़ नाम से था, इसलिए भाषा का नाम क्या हो गया? कौन लिखता है? कौन सी बुक में? कौन सी भाषा का उल्लेख करता है? लिखो. 16वीं शताब्दी में, इन 16th सेंचुरी एडी, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी एडी, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी एडी, अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी. अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी. अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी. अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी. अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी. अबुल फजल रोट ए बुक नेम्ड आईने अकबरी. आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी. इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है. मारवाड़ी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक. इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है. मारवाड़ी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक. मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है. उन्नीस 1912 में एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन. क्या नाम था बताओ तो? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन. इसने एक बुक लिखी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. कौन सी बुक लिखी? नाम से पता चलता है, भारत की भाषाओं का सर्वे. भारत की भाषाओं का लिंग्विस्टिक सर्वे, भाषाई सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वेक्षण. और इसके अंदर वो अपनी भाषा का नाम लिखता है राजस्थानी. क्या लिखता है? स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेजों के आने के बाद ही पहली बार अपने इस इलाके का नाम राजस्थान पड़ा था. क्योंकि एग्जाम स्टोर्ड पहली बार इसका नाम क्या लिखता है? राजस्थान. तो अब राजस्थान है तो इसकी भाषा क्या हो गई? राजस्थान. कौन लिखता है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन. कौन सी बुक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. कब लिखता है? लिखो 1912 ईस्वी में, इन 1912 वेडी. 1912 ईस्वी में, 1912 वेडी. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन रोट ए बुक नेम्ड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. तथा इसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख है. एंड राजस्थानी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन इट. तथा इसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख है. एंड राजस्थानी लैंग्वेज इज डिस्क्राइब्ड इन इट. ये देखो, ये भाषा की कंटिन्यूटी बता रही है कि 783 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में अपनी एक भाषा, उसका नाम क्या है? मरु भाषा. 16वीं शताब्दी में उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? मारवाड़ी. 20वीं शताब्दी में उसका नाम क्या है? राजस्थान. इसका मतलब भाषा लगातार है. भाषा अपनी टूटी नहीं, कंटिन्यू भाषा. 8वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक लगातार उसके अवशेष हमें प्राप्त, साक्ष्य अवशेष के साक्ष्य उसके हमें प्राप्त होते. लगातार वो भाषा मिल रही है, उसके अंदर साहित्य लिखा जा रहा है, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भाषा है. तो ये तो भाषा का डेवलपमेंट हो गया. कौन सी शताब्दी में थी, किस कहां कहां से हमें एविडेंस मिलते हैं. अब लिखो राजस्थान के साहित्य का विकास. तो अपना टॉपिक तो साहित्य और बोलियां है ना, पर साहित्य के लिए भाषा पढ़नी जरूरी होती है. थोड़ा मैंने भाषा समझाई आपको. अगली को राजस्थान के साहित्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ राजस्थान.
राजस्थान के साहित्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ऑफ राजस्थान। लिखो प्राचीन साहित्य, एंशियंट लिटरेचर। प्राचीन साहित्य, एंशियंट लिटरेचर। प्राचीन साहित्य, एंशियंट लिटरेचर। लिख लिया? सुनना, देखो मेरी बात, प्राचीन साहित्य में क्या चीज है, कब से कब टाइम पीरियड बताओ। ये वो टाइम था जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, गजनवी के आक्रमण, गोरी के आक्रमण, सारे इसी टाइम के अंदर आक्रमण हो रहे थे, भारत उनको बचाने का प्रयास कर रहा था। तो साहित्य में ज्यादातर योद्धाओं का जिक्र है। किसका जिक्र है? योद्धाओं को वीर नायक बताया गया कि जब हमारा फलाना बंदा गया 700 आदमी ले गया, अगलों के 2000 मार के आ गया, हमारा बंदा गया 5000 आदमी लेके गया, अगले वालों को 20,000 मार के आ गया। ऐसे योद्धाओं की बातें की गई इसमें। इसलिए जो प्राचीन काल, इसको बोलते हैं वीर गाथा काल। क्या बोलते हैं? हमने वीराओं की गाथाएं गाई थी इसमें, इसलिए इसको काल का नाम क्या पड़ गया। लिखो, इस समय भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था। दिस टाइम इंडिया वॉज कन्फ्रंटिंग फॉरेन अटैक्स। इस समय भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था। दिस टाइम इंडिया वॉज कन्फ्रंटिंग फॉरेन अटैक्स। भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था। इंडिया वॉज कन्फ्रंटिंग फॉरेन अटैक्स। अतः साहित्य में वीर नायकों का गौरवगान किया गया था। सो ब्रेव हीरोज वर ग्लोरिफाइड इन लिटरेचर। अतः साहित्य में वीर नायकों का गौरवगान किया गया था। सो ब्रेव हीरोज वर ग्लोरिफाइड इन लिटरेचर। अतः साहित्य में वीर नायकों का गौरवगान किया गया था। सो ब्रेव हीरोज वर ग्लोरिफाइड इन लिटरेचर। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज वीर गाथा एरा। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज वीर गाथा एरा। अतः इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज वीर गाथा एरा। क्या कहा जाता है इसे? वीर गाथा। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एक राइटर वे श्रीधर, और श्रीधर ने बुक लिखी रणमल छंद। श्रीधर, और श्रीधर की बुक का नाम क्या है? रणमल छंद। ये जो रणमल थे ना, ये गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है ईडर। कौन सी जगह? वहां के एक राठौड़ वंश के राजा थे। और गुजरात में एक जगह और पड़ती है पाटन। कौन सी जगह? पाटन नाम की गुजरात में जगह पड़ती है। वहां पाटन के कोई एक सूबेदार था जिसका नाम था जफर खान। क्या नाम था? सूबेदार समझते हो ना, गवर्नर। उस सूबे को जो संभालता था वो क्या कहलाता था? सूबेदार। तो इस पाटन के जफर खान को हराया था किसने? रणमल। तो हराने वाला वीर नायक हो गया अपने आप में। लिखो, लिख लिया? श्रीधर की रणमल छंद लिखो। रणमल ईडर के राठौड़ राजा थे। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था। रणमल वॉज राठौड़ किंग ऑफ ईडर। तथा इसने पाटन के सूबेदार जफर खान को हराया था। एंड ही डिफीटेड पाटन गवर्नर जफर खान। तथा इसने पाटन के सूबेदार जफर खान को हराया था। एंड ही डिफीटेड पाटन गवर्नर जफर खान। पाटन के सूबेदार जफर खान को हराया था। डिफीटेड पाटन गवर्नर जफर खान। पाटन के सूबेदार जफर खान को। अगला लिखो, पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडाइवल लिटरेचर।
पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडाइवल लिटरेचर। पूर्व मध्यकालीन साहित्य, प्री मिडाइवल लिटरेचर। अब आक्रमण हो रहे थे, कई साल तक अपने वालों ने रोके, फाइनली पार पड़ी नहीं, विदेशियों ने यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा। जब कब्जा कर लिया उन्होंने दो चीजें करनी शुरू की। एक तो तोड़े मंदिर। क्या तोड़े? एक, लोगों को कराया धर्म चेंज, धर्मांतरण। क्या करवाया? तो ऐसे माहौल में जब लोग बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे कि यार अपना तो मंदिर भी तोड़ गए, मूर्ति तोड़ गए, अपने तो भगवान जी की, अपना तो धर्म भी चेंज करवाया जा रहा है, अपना तो कोई भी अब मालिक ही नहीं, तो जब और सब समाप्त हो जाते हैं तब भगवान याद आता है। दुख में कौन याद आता है? इसलिए अपने वाले जितने लोग थे वो संतों की शरण में गए। किसकी शरण में गए? और कोई संत के पास गए, संत को जागा कि भाई अब क्या होगा, अपना अपने को तो धर्म ही चेंज करने पड़ रहे हैं, अपनी जो मूर्ति तोड़ दी, अपने जो भगवान की पूजा ही नहीं कर सकते। और उस समय अपने संत जिन्होंने कहना शुरू किया कि मूर्ति पूजा की आवश्यकता ही नहीं, मूर्ति पूजा की तोड़ दिया तो तोड़ दिया यार, अपने कोई मूर्ति में भगवान देखने वाले लोग थोड़ी है, घट घट में भगवान है, कण कण के अंदर भगवान है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चाकी भली न पी सकाए संसार। यदि बाटे पूजने से भगवान मिलते हो तो कल पूरा पहाड़ पूज लेंगे। इससे अच्छा तो पत्थर की चक्की है जिसे पीस पीस के तो खाते हैं। इसलिए अपने को पत्थर पूजने की आवश्यकता, घर में बैठ के राम जी कर लो तो भी भगवान राम राजी हो जाएंगे, घर पे बैठ के गोविंद गोविंद कर लो तो भी भगवान कृष्ण राजी हो जाएंगे। इसलिए संत साहित्य लिखा गया ज्यादा। कौन सा साहित्य लिखा गया? संत साहित्य लिखा गया। तो इसलिए इस काल को बोलते हैं भक्ति काल। क्या बोलते हैं? भगवान जी की बात की तो भक्ति काल आ गया। देखो देखो, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर तोड़े गए तथा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया। मंदिर तोड़े गए तथा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया। डिमोलिश टेम्पल्स एंड मेड कन्वर्जन ऑन लार्ज स्केल। मंदिर तोड़े गए तथा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया। डिमोलिश टेम्पल्स एंड मेड कन्वर्जन ऑन लार्ज स्केल, मेड कन्वर्जन ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया गया। अतः लोग संतों की शरण में गए, अतः लोग संतों की शरण में गए। सो पीपल टुक शेल्टर टू सेंट्स, अतः लोग संतों की शरण में गए। सो पीपल टुक शेल्टर टू सेंट्स। अतः इस समय भक्ति साहित्य अधिक लिखा गया था। सो मोर भक्ति लिटरेचर वॉज रिटन दिस टाइम। अतः इस समय भक्ति साहित्य अधिक लिखा गया था। सो मोर भक्ति लिटरेचर वॉज रिटन दिस टाइम। अतः इस समय भक्ति साहित्य अधिक लिखा गया था। अतः इसे भक्ति काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज भक्ति एरा। अतः इसे भक्ति काल कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज भक्ति एरा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं अपने, एक कोई राइटर हुए माधव दास। कौन राइटर हुए? और माधव दास ने बुक लिखी राम रासो। कौन सी बुक है? समझ में आ रहा है? राम जी की बुक। एक राइटर है सयाजी झूला। गुजराती राइटर थे वैसे तो, पर वही मैंने बताया गुजराती में डिंगल तो लिखते ही थे। सयाजी झूला की दो बुक है। भगवान कृष्ण ने कालिए नाग को मारा था, तो एक बुक का नाम है नाग दमन। एक बुक का नाम है रुक्मणी हरण। कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखे? नाग दमन और रुक। किसकी बुक है? भगवान कृष्ण नाग को मारते हैं तो नाग दमन, रुक्मणी का हरण करके लेके गए थे तो कौन सी बुक होगी?
याद रह जाएगी बात। और माधव दास जी की बुक कौन सी है? आगे चलो, अगला लिखो, उत्तर मध्यकाल, पोस्ट मिडाइवल लिटरेचर, उत्तर मध्यकालीन साहित्य, पोस्ट मिडिवल लिटरेचर। उत्तर मध्यकालीन साहित्य, पोस्ट मिडिवल लिटरेचर। उत्तर मध्यकालीन साहित्य, पोस्ट मिडिवल लिटरेचर। अच्छा, उत्तर मध्यकालीन ये वो टाइम था जब पहले की तुलना में थोड़ी शांति थी। पहले लगातार युद्ध हो रहे थे, लेकिन अब जाके थोड़ी बहुत क्या आ गई थी, शांति। ये वाला थोड़ा सा शांति का पीरियड आ गया था। शांति का पीरियड आया तो एक तो क्या, समाज में जब अशांति ज्यादा होती है, समाज में अशांति होती है तो समाज में नैतिकता का पतन हो जाता है। किसका पतन हो जाता है? लोग चोरी चकारी लूटपाट, क्योंकि समाज में जब शांति नहीं होती तो आदमी का उद्देश्य एकमात्र होता है पेट भरे, कैसे न कैसे करके। बस शांति काल के अंदर तो आपको रोजगार के अलग अलग साधन प्राप्त हो सकते हैं, अशांति काल के अंदर तो कोई रोजगार का साधन मिलेगा नहीं। रोजगार का साधन होगा नहीं तो आपके सामने दो ही है, जान कैसे बचाई जाए, पेट कैसे भरा जाए। तो आदमी गलत काम करने लगता है। शांति आती है तो वापस आदमी उन गलत कामों को बंद करना चाहता है। तो समाज में नैतिकता का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा समाज में होगा वो किसमें दिखेगा? साहित्य में। तो साहित्य में भी ऐसी बातें लिखी गई जिससे समाज में क्या बढ़े? मोरल वैल्यू, नैतिकता बढ़े, वो चीज दिखती है। फिर शांति का वातावरण आया, थोड़ी प्रेम की बातें भी, तो प्रेम कहानियां लिखी गई। क्या लिखी गई? तो ये श्रृंगार और नीति का काल है। किसका काल है? प्रेम का मतलब श्रृंगार, नैतिकता का मतलब नीति। तो श्रृंगार व नीति का काल कौन सा है? कौन सा है? लिखो। इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था। कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट वॉज स्टैब्लिश दिस टाइम। इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था, पूरा तो नहीं पर पहले की तुलना में अपेक्षाकृत। इस समय अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था। कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट वॉज स्टैब्लिश दिस टाइम। अपेक्षाकृत शांति का काल था। कंपेरेटिवली पीसफुल एनवायरमेंट वॉज स्टैब्लिश दिस टाइम। अतः समाज में नैतिक, अतः साहित्य में, या पहले लिखो, अतः समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाने लगा। सो मोरल वैल्यूज वर स्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित किया गया, मोरल वैल्यूज वर स्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। तथा इस समय प्रेम कहानियां लिखी गई एंड लव स्टोरीज वर रिटन दिस टाइम। तथा इस समय प्रेम कहानियां लिखी गई एंड लव स्टोरीज वर रिटन दिस टाइम। अतः इसे श्रृंगार एवं नीति का काल कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड इज एरा ऑफ श्रृंगार एंड नीति, द पीरियड ऑफ श्रृंगार एंड नीति। अतः इसे श्रृंगार एवं नीति का काल कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड इज पीरियड ऑफ श्रृंगार एंड नीति। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एक राइटर है मंछाराम। मंछाराम जी की बुक का नाम है रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक, क्या नाम है? ये जो मंछाराम थे ना, ये अपने मारवाड़ में एक राजा हुए थे, मान सिंह, नाथ संप्रदाय वाले मान सिंह है, उनके दरबारी विद्वान थे। नीचे लिख लो, मारवाड़ महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मारवाड़ महाराजा मान सिंह। मारवाड़ महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। कोर्ट स्कॉलर ऑफ मारवाड़ महाराजा मान सिंह। मारवाड़ महाराजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये कबूतर डली पढ़ने आ जाता है। चलो, एक इसमें राइटर और लिखते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखो इसमें। लिखो कृपाराम खिड़िया।
बुक का नाम लिखो, राज्य रादुआ। कृपाराम खिड़ियार, कृपाराम खिड़िया की बुक का नाम क्या है? राजियरा। ये कृपाराम जी जो था ना, सिक्कर में एक राजा वे लक्ष्मण सिंह। कौन राजा वे? उनके दरबारी विद्वान थे। और ये जो राजिया था ना, ये इनका नौकर था। राजिया कौन था इनका? लिखो फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा। ये है सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर किंग लक्ष्मण सिंह। सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। ही वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ सिक्कर किंग लक्ष्मण सिंह। सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे तथा राजिया इनका नौकर था। एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट। तथा राजिया इनका नौकर था। एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट। तथा राजिया इनका नौकर था। एंड राजिया वॉज हिज सर्वेंट। राजिया इनका नौकर था। हुआ क्या था? कृपाराम जी सार दिन पीते चिलम। चिलम समझते हो? वो गांव में डोगरे सुल्फी खींचते रहते हैं, छोटी सी होती है, इसी लेके सारे दिन उसको खींचते रहते हैं। राजिया का काम वही था, चिलम भर भर के लाता। पर राजिया बड़ा टेंशन में रहता, एनी टाइम चेहरे पे 12 बजी हुई रहती। एक दिन कृपाराम जी ने पूछा, राजिया क्या दुख है तेरे ऐसा कि हमेशा यूं दुखी रहता है? तो राजिया ने कहा कि महाराज मेरे दुख ये है कि मेरे बेटा नहीं है, और मैं मर जाऊंगा तो मेरा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम लेने वाला ही कोई नहीं बचेगा। बेटा होता है, आगे पीढ़ियां चलती है, नाम लेने वाले होते हैं कि साहब फलाने जी के वंशज हैं, मुझे तो लोग जानेंगे नहीं कि फलाने नाम का आदमी पैदा हुआ था। कृपाराम जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू तो अपने चिलम भर मजे कर। आज के बाद मैं जितने दोहे लिखूंगा उनमें तेरा नाम लिख दूंगा। आने वाले टाइम में लोगों को पता भी नहीं चलेगा दुआ कृपाराम जी के, लोग कहेंगे राज्य के दोहे। किसके दोहे? भाई आज अपने अपने ठीक है पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप किसी नॉर्मल आदमी से जाके पूछोगे राज्य के दोहे किसने लिखे, हो गया ऑब्वियसली राज्य ने, यही बताएगा ना, जबकि राज्य के दोहे किसके लिखे हुए? और सारे नैतिकता के दोहे कि समाज में नैतिकता कैसे हो सकती है। ऐसे एक दो है कि भाई अपने नॉर्मली कहते हैं कि भाई किसी भी आदमी को मतलब होता है तो अपने से रखता है, मतलब नहीं होता तो रखता नहीं। तो दो है कि मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमो। मतलब री नूत जिमावे, यदि मतलब है उसको तो आपकी मनवार करेगा। न्यूतना मतलब बुलाना, न्योता देना, निमंत्रण देना, और क्या जिमाएगा? चूरमा कर करके जिमा। मतलब री मनवार नूत जिमावे, उसको मतलब है तो आपको चला के बुलाया, और क्या खिलाया आपको? बिन मतलब मनवार राब न प्यावे राजिया। बिना मतलब के कोई किसी को राबड़ी पिला के भी राजी। तो यदि आपको चूरमा खिला रहा है तो समझ जाओ इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वरना बिना मतलब के तो लोग राबड़ी भी पिलाते। अच्छा, अपने नॉर्मली यूं कहते हैं कि भाई अपने कोई काम करेंगे लोग बुराइयां तो करते ही है, अच्छा करो बुरा करो, लोगों को घोचे करने होते हैं, कुछ नहीं करनी होती है। नॉर्मली हिंदी में अपने एक डायलॉग बोलते हैं कि हाथी चलता है तो कुत्ते कहते हैं कि भाई हाथी चल रहा है तो कुत्तों को क्या दिक्कत दे रहा है, वो अपने रास्ते रास्ते जा रहा है, पर कुत्तों को भौंकना उसको देख के। वही यदि आपको अच्छा काम कर रहे हो तो आप किसी को दुख तो नहीं दे रहे, पर फिर भी लोगों को आपके काम में क्या निकालनी होती है? कमी है। तो उनका एक दो है कि गह भरियो गजराज। गह गह मतलब गर्व, गह मतलब गर्व, गह भरियो मतलब गर्व से भरा हुआ, गजराज मतलब गह भरियो गजराज। मद छकियो चालय मत है। मद मद मतलब दारू, छक मतलब पिया हुआ। तो पहले हाथियों को शराब पिलाते, तो शराब पिया हुआ हाथी एकदम मदमस्त हो गया, चलता कोई दूसरे से लेना देना नहीं। गह भरियो गजराज मद छकियो चालय मत है। गर्व से भरा हुआ हाथी, शराब पिया हुआ अपने एकदम धुन में चलता जा रहा है। कुकरिया बेकाज रोवे भूसे क्यों राजिया। कुकरिया, कुकरिया मतलब कुत्ते के बच्चे, बेकाज मतलब बिना काम, रोवे भूसे क्यों राजिया। गे राजिए, ये कुत्ते बिना काम के क्यों रोते और भौंकते रहते हैं, जबकि जो हाथी होता है उनको इन चीजों से कोई भी मतलब होता। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तलवारिया, कोई वहे जीबरा घाव रति ने औषध राजिया। कि तलवार की चोट लग जाए कहीं पे, कि मेरे यहाँ पे तलवार की चोट लगी, तो इलाज क्या होगा? पट्टी। पाटा पीड़ उपाव, पाटा मतलब पट्टी, पीड़ मतलब क्या होता है? दर्द, उपाव मतलब उपाय। पीड़ का उपाय क्या है? पट्टी। कौन से पीड़ का? तन लागा तलवारिया, मतलब तन पे क्या लग जाए? तलवार, चाकू तलवार ऐसा कोई लग गई मेरे हथियार की, तो मैं पट्टी कर लूंगा तो वो दर्द का मेरे क्या हो जाएगा? इलाज। मतलब तलवार का घाव भर सकता है, वह जीभ रहा घाव। लेकिन यदि किसी ने आपको गलत वचन बोले या आपने किसी को गलत वचन बोले, वो यहां जाके लगते हैं। रति ने औषध राजिया, उनकी कोई भी दवाई, उनकी कोई भी औषधि
कवि कहना चाहता है कि कभी भी किसी को गालियां मत निकालो, तलवार मार दो। गालियां निकाली भी अगले की याद रह जाएगी, लेकिन हाँ, तलवार मारी भी तो भर जाएगा, नुकसान बढ़ जाएगा, तो वो याद उसको रहेगी नहीं, है ना। एक और दिलीप सर जो सुनाते रहते हैं, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, जब बिन हिम्मत कीमत होए रद कागज ज्यों राजिया। बिना हिम्मत के किसी भी व्यक्ति की कोई भी कीमत है, बिना हिम्मत का व्यक्ति वैसे ही है जैसे रद्दी कागज। जैसे रद्दी कागज इधर उधर उड़ता रहता है, कोई भी उसको देखता नहीं है, उसी प्रकार बिना हिम्मत के व्यक्ति की भी कोई भी कीमत है। इसलिए जिंदगी में सबसे अधिक जरूरी क्या है? हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। बंदा जब हिम्मत करता है तो खुदा भी उसकी हौसले फतेह की बुनियाद है, कांपते हाथों से तलवार ना उठाई जाए। फतेह की बुनियाद क्या है? फतेह मतलब जीत, जीत की बुनियाद क्या है? हौसला। कांपते हाथों से तलवार उठाओगे तो वैसे ही, तो राजस्थानी में कहते हैं रोंता जाओ भी मरेड़ा का समाचार ले आवे। रोंता जाओ भी मरेड़ा का, जो रोते हुए जाते हैं वो समाचार भी कैसे लाते हैं? तो कई बार है ना, पहले घरों में होता था छोटे कि घर वाले भेजते कि वो उनके घर से वो चीज ले क्या, और आपने कहते हैं कि दूर है, उनके घर पे तो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी कहते हैं। घर वाले जब फटाफट जाए से, अब जाते और वास्तव में ऐसा होता कि उनके घर पे वो चीज नहीं, तो वापस आते कहते कि नहीं है उनके, पहले रोंता जाओ भी मरेड़ा का समाचार ले आवे। पहले तुम्हारी नीति नहीं थी जानेगी, तो फिर ऐसा ही होगा, फिर काम कैसे हो जाएगा आपको। इसलिए जिंदगी में सबसे अधिक जरूरी क्या है? हौसले। क्या है? अच्छा, गुणों के ऊपर एक बहुत अच्छा दोहा का, कि भाई किसी भी व्यक्ति के गुण ज्यादा महत्वपूर्ण करने चाहिए, उसकी शकल सूरत इस प्रकार की बातें इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी काली घनी कांटा तुल है, शकर घनी स्वरूप रोड़ा तुल है राज्य। कि कस्तूरी देखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ती है क्योंकि महंगी आती है, इसलिए उस कांटे में तो जिसमें सोनार सोना तोलता है, जिसमें सोना तोला जाता है उसमें क्या तोली जाती है? कस्तूरी। कस्तूरी काली घनी कांटा तुल है, शकर घनी स्वरूप। शकर देखने में खूब फूटरी लगती है, रोड़ा तुल है राजिया, बाटों से तुलती है, लकड़ नहीं है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या ज्यादा? लखन है। तो सब दोहों के पीछे क्या लगा के गए? राजिया राजिया लगा के गए, है ना। तो अब वो फिर दो क्या कहलाए अपने? नैतिकता के दो। किसके दो हो गए? किसके ने लिखे? याद रह जाएगी बात है, तो राजिया फेमस हो गया। चलो, लिखो आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर। 1850 से डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेजों का राज आ गया तो इस समय जो साहित्य लिखा गया अंग्रेज विरोधी साहित्य था। कैसा था? इसलिए राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, इसलिए राष्ट्रवादी काल। कैसा काल कह सकते हो आप? लिख लो। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी साहित्य की रचना की। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश लिटरेचर। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी साहित्य की रचना की। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश लिटरेचर। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी साहित्य की रचना की। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश लिटरेचर। अंग्रेज विरोधी साहित्य की रचना की, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म। जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म। जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, अतः इसे राष्ट्रवाद का काल कहा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज एरा ऑफ नेशनलिज्म। अतः इसे राष्ट्रवाद का काल कहा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज एरा ऑफ नेशनलिज्म। अतः इसे राष्ट्रवाद का काल कहा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड एज एरा ऑफ नेशनलिज्म। मैं राइटर लिख रहा हूं, उनकी बुक लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। नाम आपने सुन रखा है, सूर्यमल मिशन, सुना हुआ है?
क्या क्या है बताओ देखे। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, सती रासो, छंद मयूख, राम रंजाट। ऊपर वाली दो के स्टार लगाओ, सबसे काम की किताबें ये। वंश भास्कर और वीर सतसई। ये था ना, बूंदी के एक राजा के दरबार में थे। बूंदी के राजा का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। लिखो इनके नीचे। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। He was Scottish scholar of Bundi's king राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। He was Scottish scholar of Bundi's king राम सिंह। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो वंश भास्कर है ना, ये बूंदी का इतिहास है। राजा ने कहा भाई बूंदी की हिस्ट्री लिखो, तो जो लिखनी शुरू की वो कौन सी है? वंश भास्कर। पर अब हिस्ट्री के अंदर तो कुछ बातें अच्छी भी होगी, कुछ बुरी भी होगी। भाई सारी बातें आपके फेवर में जरूरी थोड़ी है। कोई राजा बेलखना है तो हिस्ट्री में बेलखना लिखा जाएगा। आप कैसे अच्छा बता दोगे? इतिहासकार तो वही लिखेगा जैसा हिस्ट्री के अंदर हुआ है। तो सूर्यमल मिश्र ने जो राजा बुरे थे उनको लिखना शुरू किया कि ये बुरा था। तो बाद राम सिंह जी ने कहा कि अरे दादाजी के बारे में से क्या लिख दिया, थोड़ा सही करते इसको। तो उन्होंने कहा भाई जो हुआ है वो लिखूंगा, मत क्या करूंगा। तो थोड़ी राजा के बीच में तनातनी तो बीच में फेंक दी, रखो तुम्हारी नहीं लिखनी। बाद में इनके एक बेटे थे, इनके खुद के तो बेटा था, इन्हें गोद लिया हुआ था एक बेटा मुरारी दान। क्या नाम था? मुरारी दान जी ने इस बुक को कंप्लीट किया था। तो दो सवाल, ये तो वंश भास्कर कहाँ का इतिहास है। बाद में सूर्यमल जी ने जब इसको अधूरा छोड़ दिया तो पूरा किसने किया था? मुरारी दान। दत्तक पुत्र थे, एडोप्टेड सन थे, उन्होंने पूरा किया था। लिख लो, वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर इज हिस्ट्री ऑफ बूंदी। वंश भास्कर बूंदी का इतिहास है। वंश भास्कर इज हिस्ट्री ऑफ बूंदी। जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। विच वॉज कंप्लीटेड बाई हिज एडोप्टेड सन मुरारीदान। जिसे इनके दत्तक पुत्र, दत्तक समझते हो ना, जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। विच वॉज कंप्लीटेड बाई हिज एडोप्टेड सन मुरारीदान। जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। विच वॉज एडोप्टेड बाई हिज, विच वॉज कंप्लीटेड बाई हिज एडोप्टेड सन मुरारीदान। जिसे इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने पूरा। तो ये थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था कि वंश भास्कर को पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया याद रह जाएगा। वंश भास्कर नॉर्मली बुक है किसकी? सूर्यमल मिश्र। अधूरी छोड़ गए तो पूरी किसने की थी बाद में? और किसका इतिहास है? बूंदी का। क्योंकि बूंदी के राजा के दरबार में थे। कौन से बूंदी के राजा के दरबार में? यूं मस्त आदमी थे, बड़े जोरदार आदमी थे। मतलब 6 सवा 6 फीट की हाइट थी। यूं शरीर में लंबे चौड़े गठीले आदमी थे। दाढ़ी रखते लंबी लंबी दाढ़ी, भी वो टाइगर बियर्ड जो नीचे आने के बाद वापस घूम जाती है ऊपर की तरफ। पुराने बूढ़ी होंगे घूमी हुई दाढ़ी, टाइगर बियर्ड होती है, वो शेर के घूमती है ऐसे, तो वो टाइगर बियर्ड ही बोलते। वो उस प्रकार वाली दाढ़ी रखी हुई, एनी टाइम दारू पिए हुए, भवानी सेट रहा करते थे एकदम पूरे एकदम। तो ये था कि मैं खुद नहीं लिखूंगा। राजा ने जब कहा कि वंश भास्कर लिखनी है आपको, तो कहा मैं खुद नहीं लिखूंगा, मेरे को नौकर दो। वो नौकर लिखेंगे बैठ के, मैं बोलूंगा वो लिखेंगे। तो राजा ने 6 नौकर दिए कि भाई ये 6 आदमी है, इनसे आप लिखवा लो। तो 6 को 6 एक साथ बिठाते कि सारे एक साथ बैठ जाओ लिखो। और मैं लगातार नहीं बोलूंगा, मैं मेरी जी में आएगी तब बोलूंगा। और आप ना यूं बैठे रहोगे लिखने के लिए। और एक भी बंदे ने दोबारा पूछ लिया कि सर रिपीट करो, तो डंडा रखते पास में, एक बार में लिखना है, तो आंख बंद करके बैठे रहते। फिर यूं आधे घंटे में जी में आती थी 5-7 लाइनें बोलते। वो बापड़े यूं रहते कि एक भी लाइन चूक गई डोगरा डंडा फटकार देगा, छड़ी लेके एकदम पास में बैठे रहते। तो मस्त आदमी थे, जोरदार। कहते एक राम सिंह जी का एक कोई रानी थी, नई नई शादी हुई राम सिंह जी की। तो उस रानी का जो महल था उसके ठीक पास में सूर्यमल जी का घर था। तो एक दिन उस रानी ने नोटिस किया कि सूर्यमल जी सुबह सुबह खड़े हुए और अपनी छत पे गए, छत पे जाके सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। और सूर्य भगवान के जल चढ़ा कहा कि हे सूर्य भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि राजा राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिले। राजा राम सिंह की लाश किस में मिले? रानी ने कान लगाए कि ये तो अपने पति के मरने की दुआएं मांग रहा है। पर रानी को लगा हो सकता है कोई दूसरा बोला, अपने सुनने से गया हो। अगले दिन रानी ने फिर ध्यान दिया, फिर जाके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के कहा कि हे सूर्य भगवान, राम सिंह की लाश घोड़े के पैरों में मिलनी चाहिए। रानी ने 2-3 दिन नोटिस किया, अंदर ही अंदर रानी भरी हुई भयंकर। तीसरे चौथे दिन राजा जब खाना खाने के लिए, तो रानी ने कहा पड़ोसी कौन है अपना? बदतमीज आदमी। तो क्यों, क्या हुआ? ये मेरे सबसे खास दोस्त हैं सूर्यमल जी। अरे ये बहुत बुरा। अरे अरे कैसे रानी, ऐसे मत को, मेरे खास दोस्त, तुम इनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या बात हुई? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और कोई घर देख लिया होगा। जस्ट पास वाला सूर्यमल जी का है, ये बहुत अच्छे आदमी है। काहे के अच्छे आदमी है?
सुबह शाम आपके मरने की दुआएं मांगते, हो ही नहीं सकता। सूर्यमल जी इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकते। क्या हुआ तुम बताओ कि सुबह सुबह डेली सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और तब कहते हैं कि राम सिंह की लाश किस में मिलनी चाहिए? घोड़े के पैरों। और राजा बड़े राजी हुए, और राजा ने कहा सच में ये बात कहते हैं राम सूर्यमल जी मेरे बारे में ये बात कहते हैं कि मेरी लाश घोड़े के पैरों में मिले? कि हाँ। तो इसमें राजी होने की क्या बात है? अरे एक रानी, कवि ये चाहता है कि मैं युद्ध में लड़ता हुआ मरूं। जो युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं उनको स्वर्ग मिलते हैं, इसलिए कवि डेली सूर्य भगवान से कहता है कि मुझे क्या प्राप्त हो। तो गांव में क्या अक्सर लुगाइयां अपने पति गति रहती है कि मारला तो बोला है। मारला तो, इस बार रानी ने कहा मारला साची बोला है। ऐसे दोस्त तो दुश्मनों की आवश्यकता। मेरे को आज दिन तक कोई ऐसी महिला नहीं दिखी जिसने कहा कि मारला तो चंट है। सारी क्या कहती है? मारला तो मैं किसी एक बेस में सुना रहा हूँ, किसी ने वीडियो काट के लगा दिया, तो मैंने कहा आज दिन तक कोई लड़की ऐसी नहीं जो अपने पति को होशियार बताती हो। सब लड़कियों को ये लगता है कि हमारे पति क्या है बोले। तो उसके नीचे किसी एक लड़की का कमेंट है कि ना हो सर मारला साची चंट है। एक तो मिली कम से कम, है? एक तो मिली वो कम से कम जिसके चंट है। वरना पता नहीं महिलाओं को ऐसा क्यों लगता है। या तो लड़कियों को लगता है हम ज्यादा तेज है और दुनिया पूरी क्या है बोले, तो मारला तो बोला। इन वाले सच में बोले थे। तो सूर्यमल मिशन को इस बात की वजह से बाद में सम्मानित किया गया। राजा ने रुपए दिए थे, इनाम दिया गया। अरे मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हो कि मेरी लाश किस में मिले? घोड़े के। तो पहले वाले में वो यूं थे तो भोले थे, तेज थे, भगवान जाने पर थ्योरी अलग ही थी। जैसलमेर में एक राजा हुआ चाचक देव। क्या नाम था राजा का? वो एक दिन कांच देख रहा था। कांच देख रहा था तो दाढ़ी में एक बाल व्हाइट था, तो बालों में कोई एक बाल था, वो क्या था? व्हाइट। तो राजा लग रहा व्हाइट बाल मतलब बुढ़ापा, मतलब मौत, और कभी भी मर सकते हैं। और यदि चार पाई पे पड़े पड़े मरे तो नरक मिलेगा। तो युद्ध में लड़ते हुए मरेंगे तभी क्या मिलेगा? स्वर्ग। पर युद्ध में लड़ते हुए मरना कोई सरल काम तो है नहीं। हो सकता है युद्ध करने जाऊं ना ही मरूं। भाई राजा ने युद्ध तो कई किए थे पर नहीं मरा अगला। जबरदस्त युद्ध कैसे मरा जाए? युद्ध करने जाऊं नहीं मरूं। और मरने का क्या है? आज रात को सौ सुबह मिलू ही नहीं। हार्ट अटैक आके रात को ही मर जाए आदमी, मरने का क्या है? तो राजा को लगा कि नहीं यार, राजा 2-3 दिन भयंकर चिंता में। यार सफेद बाल। अब वो चिंता की तो एक आधा और सफेद आ गया। भाई ये भी तो चिंता में आते हैं। फिर राजा से फाइनली रहा ही नहीं गया। राजा ने उधर से, पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, सिंध, उधर सिंध के नवाब के पास मैसेज किया कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। और सिंध के नवाब को कहा कि, सिंध के नवाब को कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी आदमी हो, तो मैं तुमसे दान चाहता हूं। तो सिंध के नवाब ने कहा कि भाई तुम खुद जैसलमेर के राजा हो यार, मैं क्या दान दूंगा? बराबर वाले को दान थोड़ी दिए जाते हैं। कि दान पैसे का नहीं चाहता मैं दान चाहता हूं रण मरण का। किसका? रण मरण, युद्ध में मरने का। तुम मुझे युद्ध में मरने का दान दो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो उसने कहा कैसे? तो कहा तुम बड़ी सेना लेके आओ, मैं अकेला ही आता हूं इधर से। अगले दिन राजा ने अपनी सेना को कहा कि मैं रण मरण के लिए जा रहा हूं, कोई साथ चलना चाहता है? तो 500 फौजी गए। 500 और थे, उन्होंने कहा स्वर्ग चाहिए। 500 गए। उधर से सिंध का नवाब 15-20 हजार की फौज लेके आता। थोड़ी देर का युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर 2-4 घंटे में जीता, लड़ सकते थे, लड़े, मर गए। पर उनको इस बात पे बड़ा वो था कि भाई अपने को अब क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाने की भावनाएं बड़ी बलवती थी जी। ऐसे सूर्यमल मिशन है। सूर्यमल जी के अब कई लेटर मिले अपने को। उन लेटर को देख के ये पता चलता है कि इनको 57 की क्रांति की जानकारी थी। 57 वाली क्रांति के टाइम थे। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नामली। कौन सी जगह? नामली के ठाकुर बख्तावर सिंह को एक लेटर लिखा जिसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है इनका कि इतनी तारीख को समय बदल जाएगा। ये वो तारीख है जिसपे 57 की क्रांति शुरू होनी है। बदला नहीं वो बात अलग है, क्रांति फेल होगी, इसका मतलब बंदे को पहले पता था कि क्रांति शुरू होने वाली है। तो लिखो सूर्यमल मिशन के पत्रों से, लेटर्स ऑफ सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन के पत्रों से, लेटर्स ऑफ सूर्यमल मिशन। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती। एक एग्जांपल और लिखते, लिखो शंकरदान सामोर।
देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत, देखो नाम से पता चलता है ना कि वह राष्ट्रवादी भावनाओं वाली चीजें। शक्ति सूजस, भागीरथी महिमा, क्या क्या नाम बताओ देखे। देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत, शक्ति सूजस, भागीरथी महिमा। किसकी किताब है? शंकरदान सामूत। देख लो, देश दर्पण, अंग्रेजारी नीति, इनको देख के लगती है कैसी बातें रही होगी राष्ट्र। बहुत अच्छे अच्छे दो, एक बहुत अच्छा सा दो है इनका अपने राजस्थान की धरती के लिए कि भाई अपने यहाँ बरसात कम होती है, तो राजस्थान में बरसात कम थी, तो उस पर एक दोहा बनाया इन्होंने कि पानी रोकाई प्यावणो, बोलो देखे, आ रगद पियोड़ी रज, पानी रोकाई प्यावणो को पानी जिसको क्या पिलाया जाए। रज का मतलब होता है धूल, रज का मतलब मिट्टी, आ रगद पियोड़ी रज, रगद मतलब खून। इस धरती ने खून पी रखा है, इसलिए इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए। संकय मन में समझ जा, बोलो देखे, घन नहीं बरसे गज, गज मतलब बादल, घन मतलब ज्यादा, बादल ज्यादा बरसते नहीं है। क्यों नहीं बरसते? कि संकय मन में समझ आ, ये समझ के मन में शंका कर लेते हैं कि इस धरती को पानी तो क्या ही पिलाया जाए, इसने क्या पी रखा है, इसलिए हमारे बरसात कम होती। तो इस बार कभी आए कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण बताओ, तो आप कहना साहब बादलों को शर्म आती कि इस धरती को तो क्या पानी पिलाया जाए, इस धरती ने क्या पी रखा है, खून पी रखा है। तो ये तो अपने बरसात वालों पे तो इतने बनाए। एक बहुत अच्छा सा दुआ है अपने कि, एक दुआ है कि दीधा निज गुण देवता, बोलो तो इनका नहीं किसी दूसरे का, बोलो देखे, दीधा मतलब दिए, निज गुण मतलब अपने गुण, देवता मतलब देवता, देवताओं ने अपने गुण दिए। ऋखियां दी आशीष, ऋखी मतलब ऋषि, ऋषियों ने क्या दिया अपना, देवताओं ने गुण दिए, ऋषियों ने क्या दिए, आशीर्वाद। सिरजी जिन दिन मरुधरा, बोलो, जिस दिन ये मरुधरा मतलब राजस्थान की धरती, सिरजी मतलब बनाएगी, सृजन करना, बनाना, बनाएगी। सोनी नायो शीस, बोलो, सोनी का मतलब होता है पृथ्वी, सोनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। नायो मतलब नमन किया, सिर मतलब झुकाया, पृथ्वी ने सिर झुकाया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने अपने गुण दिए। कब? जब राजस्थान बनाया गया। तो कहने का मतलब भाई पृथ्वी ने भी कहा कि भाई राजस्थान बनाया जा रहा है तो मैं नतमस्तक हूं इसके सामने। देवताओं ने कहा कि हमारे सारे गुण दे दिए जाएं, ऋषियों ने कहा कि हमारे क्या दे दिए जाएं, आशीर्वाद। उसका अगला दुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगला है कि दीदा नहीं जो देवता, बोलो देखे, दो देवताओं ने नहीं दिए। भाई देवताओं ने गुण दिए पर कुछ रख लिए, नहीं दिए। लूंठापन ही लीन, बोलो, लूंठा मतलब जबरदस्ती, जो देवताओं ने नहीं दिए वो हमने देवताओं से जबरदस्ती छीन। इंद्र भाग्यो आंतर है, देवताओं का राजा कौन है, तो इंद्र हमसे डर के दूर भाग्य, आंतर मतलब दूर, इंद्र भाग्यो आंतर। अब लग बरखाहीन, अभी तक बरसात नहीं करता हमारी। इंद्र हमसे डर के दूर भाग गया, इसलिए हमारे बरसात क्या होती है, कम। तो आप उससे कोई दोबारा पूछे कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या है, सर इंद्र की दूरी। चूंकि इंद्र हमारे पास में नहीं है इसलिए हमें बरसात। तो फिर एक और अच्छा दुआ है कि भाई जब आपकी बरसात होती नहीं फिर पेड़ पौधे कैसे लगे, पेड़ पौधे तो फिर भी होते थे। तो किसी का दुआ है क्या, जड़ कद जमती रेत में, बोलो देखे, रेत में जड़ कैसे जमेगी यार, सीधा धूल पड़ी इसमें रेत के। जड़ कद जमती रेत में, जड़ ऊंडो धर भूख, जड़ ऊंडो, ऊंडो मतलब गहरो, पानी गहरा था, धरती में भूख थी। जिस धरती में पानी नहीं है, पानी गहरा है, उसके अंदर कभी भी जड़ जम नहीं सकती। जड़ कद जमती रेत में, जड़ ऊंडो धरे भूख, राठौड़ा कर राखियां रगता हरिया रुख। मारवाड़ में जो राठौड़ वंश था, तो कि वो तो मारवाड़ के राठौड़ों ने अपने खून से इस धरती को सिंचित किया, इसलिए थोड़े पेड़ पौधे लगे, वरना तो पेड़ पौधे भी लगे। मैं कोई अपनी कमी को भी गा सकता है, वो केवल राजस्थान वाले हैं। आपकी मान डाकण कुण का है,
वैसे तो कैसे कहते हैं कि भूखे प्यासे बैठे, तेरे कुछ ही नहीं था, हमारे पास तो यहाँ पे तो यार जो था वो जिंदाबाद था अपने पास में। तो चार भागों में बांटा आपने, कौन कौन से बताओ? देखिए, प्राचीन, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, और ये देखो सिंपल सा आपके समझ में आ जाएगा। मैं ये कर दूं इसको, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ये तो है 400 साल, फिर ये 400 साल, देख सुनो तो मेरी बात, और ये 1850 है। अब इसके दो पार्ट कर दिए, एक प्री और पोस्ट। तो एक में 1450 से 1650, और एक में 1650 से 400 साल, है ना। पहले 400 साल प्राचीन काल, फिर 400 साल मध्यकाल, और बाद में आपका आधुनिक काल आ जाएगा। पहले बीच वाले 400 के दो टुकड़े कर लेना, 200 में पूर्व और 200 में, पहले के अंदर आक्रमण हो रहे हैं तो युद्ध, दूसरे के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो भक्ति।